सर तीनों लॉ क्यों हटा दिए उन्होंने? लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। 11th फिजिक्स चैप्टर का नाम है लॉ ऑफ मोशन। Recently for the session of 2020 from this chapter containing in syllabus is friction and all work। तो हम यहां से पढ़ेंगे फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है? एक बॉडी यहां रखी हुई है, इस बॉडी का मास m है, हम इस बॉडी पर इधर की तरफ फोर्स लगाते हैं F, तो हम देखते हैं ये बॉडी इधर की तरफ नहीं चली, हमने फोर्स लगाया, फिर वो फोर्स कहां गया? आंसर है इस बॉडी की सरफेस और इस जिसके ऊपर ये रखी हुई है टेबल सरफेस, दोनों के बीच में एक और फोर्स लगा जो इस फोर्स को अपोज कर रहा था, वो ये फोर्स था। ये जो फोर्स था जो इन दोनों की सरफेसेस के बीच में लग रहा है, यही फोर्स क्या है? फ्रिक्शन। यही फोर्स क्या है? फ्रिक्शन। तो हमने इस फोर्स को 2F कर दिया, तब भी ये बॉडी नहीं चली, इसका मतलब इस साइड की तरफ भी फोर्स कितना लग गया? 2F। हम जितना फोर्स इधर लगाए उतना ही फोर्स को इधर लगाए, तो वो बॉडी कहीं जाएगी क्या? नहीं जाएगी। इसका मतलब ये बॉडी हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ये बॉडी कहीं जा नहीं रही है। इसका मतलब क्या हुआ? जितना फोर्स हम इधर अप्लाई कर रहे हैं उतना ही फोर्स ये दोनों सरफेसेस के बीच में इस साइड में लग रहा है, और यही फोर्स क्या कहलाता है? हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज ए फोर्स, फ्रिक्शन इज ए फोर्स which act between two surfaces in contact। Friction is a force act between two surfaces in contact, ठीक है। दूसरा heat friction, friction is always oppose the intention of motion, intention of motion। इंटेंशन का मतलब क्या हुआ? इंटेंशन का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट जिधर जाना चाहता है उसके अपोजिट होगा हमेशा। जिधर देखो, कभी भी ये मत लिखना कि अपोजिट द अप्लाइड फोर्स। आपको क्या ध्यान रखना है? इंटेंशन ऑफ मोशन, यानी ऑब्जेक्ट जिधर जाना चाहता है फोर्स उसके अपोज लगेगा, अपोज करेगा। अच्छा, वो फोर्स अपने आप लगता है? हाँ, वो फोर्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है, ठीक है। अब ये जो फ्रिक्शन है, यहां से देखेंगे, ये जो फ्रिक्शन है ये दो तरीके का होता है। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, और एक होता है काइनेमेटिक फ्रिक्शन, काइनेमेटिक फ्रिक्शन। तो दो तरीके का हो गया। स्टैटिक का मतलब क्या है? स्टैटिक का मतलब है हम किसी चीज पर फोर्स लगा रहे हैं और वो चीज आगे नहीं बढ़ रही। स्टैटिक मतलब रुकी हुई। फोर्स लगाते जा रहे हैं, बढ़ी नहीं रही, फोर्स लगाते जा रहे हैं, बढ़ी नहीं रही, कितना भी फोर्स लगाओ वो बढ़ेगी नहीं। जैसे इस बॉल के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं वैसे करके, लेकिन ये बॉल आगे नहीं जा रही, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब क्या करते हैं, जब हम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो एक टाइम कब आता है कि वो चलना शुरू कर देती है। भाई एक कार खड़ी है तो उस कार के ऊपर ऐसे पीछे से फोर्स लगाओ। तुमने जब कार के ऊपर पीछे से फोर्स लगाया तो कार चली? नहीं चली। फिर दो आदमियों ने लगाया, चली? नहीं चली। तीन आदमियों ने लगाया, चार आदमियों ने लगाया, तो क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा जब वो कार चलना शुरू कर देगी, राइट। तो जब वो कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देता है, वो वाला उसके बाद वो फ्रिक्शन कौन सा हो जाता है?
काइनेमेटिक फ्रिक्शन। तो इसमें ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, इसमें ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, देयर इज नो रिलेटिव मोशन, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू surfaces in contact। जबकि इसमें क्या होगा, there is a relative motion between two surfaces in contact। यानी जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में है तो यहाँ मोशन होगा और यहाँ मोशन नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि इस बॉडी का मास 100 kg है, ठीक है, 100 kg है और ये हमने यहाँ ऐसे करके स्टूल के ऊपर रख दिया। अब मैंने यहां से देखो ऐसे, ये नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा रही है, mg, यानी 100g। m की वैल्यू कितनी है, 100g। इतने न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ये तो लगी गई। ओके, अब क्या हो रहा है, यहां से मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का, या कहे हमने 10g का फोर्स लगाया। तो क्या ये ऑब्जेक्ट चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हाँ, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कैसा है, बहुत ज्यादा है, और हम फोर्स लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट चला ही नहीं, ठीक है। ओके, तो ये वाला फ्रिक्शन कौन सा हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन किधर काम कर रहा है, बताओ मुझे। स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी काम करने की, आंसर है ये डायरेक्शन ऐसे करके होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी, ठीक है, क्योंकि दो सरफेसेस के बीच में लाना है, बॉडी और टेबल के बीच में, तो ऐसे करके दिखाएंगे। ओके, अभी हमने फोर्स और बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, अब भी ये बॉडी नहीं चली, तो ये कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये, ठीक है। हमने यहाँ पर 50g कर दिया, 50g, अभी चलेगा क्या, नहीं, क्यों, अभी भी ज्यादा है, राइट। तो अब हमने यहाँ पर 100 कर दिया, 100g, अब चलेगा क्या, नहीं, है ना, क्योंकि इक्वल हो गया, राइट। अब क्या करें, 110। अब 100 से जरा सा ही बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, चलना शुरू हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा, क्लियर। तो 100 से थोड़ा सा ही बढ़ाया तो ये विल स्टार्ट टू इंक्रीज, यानी अब इसके पास कौन सा फ्रिक्शन हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जब तक हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते रहेंगे और वो बॉडी मूव नहीं करेगी, तब तक उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, और जैसे वो मूव करना शुरू करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो दो सरफेस थी, एक टेबल की और एक बॉडी की, तो टेबल बॉडी के ऊपर ऐसे करके रपटना शुरू हो गई, खिसकना शुरू हो गई, तो दो सरफेसेस के बीच में मोशन होना शुरू हो गया। ओके, दैट इज द फ्रिक्शन और फ्रिक्शन के टाइप। इतनी बात समझ में आई, उतारना है फटाफट से, जल्दी। आप देखो यहाँ पे हमने दो तरह के फ्रिक्शन पढ़े, एक कौन सा पढ़ा, स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा कौन सा पढ़ा, काइनेमेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन दो तरीके का होता है भाई, ठीक है। एक होता है ऑटो एडजस्टेबल, ऑटो एडजस्टेबल, और एक होता है लिमिटिंग। ऑटो एडजस्टेबल फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसी तरह से काइनेमेटिक्स के भी दो टाइप का फ्रिक्शन होता है, काइनेमेटिक्स भी, एक होता है स्लाइड फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। अब ऑटो एडजस्टेबल क्या होता है इसको समझो, और लिमिटिंग क्या होता है, ठीक।
इसी बॉडी में दोबारा आ जाओ, हमने 10 G का फोर्स लगाया, बॉडी चली क्या? नहीं चली। फ्रिक्शन लग गया ना? कितना फ्रिक्शन लगा? 100 G. नहीं, फ्रिक्शन कितना लगा? 100 G तो ये फोर्स है नीचे की तरफ का। फ्रिक्शन कितना लगा? आंसर है अगर जितना हम यहां से लगा रहे हैं उतना ही फ्रिक्शन इधर लग जाएगा, तभी तो हमारा फोर्स कैंसिल होगा। देखो फोर्स क्या होता है, फोर्स इधर लगा प्लस फोर्स इधर लगा माइनस, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर ये 10 था तो ये भी 10 हो गया, तो टोटल नेट फोर्स कितना हो गया? 0। तो अगर नेट फोर्स 0 हो गया तो ऑब्जेक्ट चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसका मतलब जितना हमने फोर्स लगाया उतना ही फोर्स फ्रिक्शन का लग गया। ठीक है, तो फ्रिक्शन ये वाला अप्लाइड फोर्स पॉजिटिव है, फ्रिक्शन का फोर्स नेगेटिव है, हमने माना, तो क्या हो जाएगा दोनों? 0। तो ऑटो एडजस्टेबल मतलब अपने आप एडजस्ट हो जाना। हम जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना ही फोर्स हमारे अपोजिट डायरेक्शन में एडजस्ट हो जाना, क्या कहलाता है? ऑटो एडजस्टेबल। अगर मैंने इधर से 10 G लगाया तो इधर भी कितना लग गया? 10 G। ठीक है, अगर मैंने इधर से 50 G लगाया तो इधर भी कितना लग गया? 50 G। फोर्स बराबर हो गया, समझ में आया? इधर से मैंने 99 G लगाया तो इधर भी कितना लग गया? 99 G। बॉडी चल रही है क्या? अभी नहीं चल रही, मान लो 100 के बाद चलना शुरू करती है। मैंने यहाँ से 100 लगाया, 100 G, इधर भी कितना लग गया? 100 G। ऑटोमेटिक ही एडजस्टेबल हो गया ना? जितना फोर्स हम इधर लगा रहे हैं उतना ही फोर्स इधर लग जा रहा है। हमें कैसे पता? अदरवाइज चलना चाहिए। मैं इस वाले चौक को मैं यहाँ से ऐसे फोर्स लगाता हूँ तो ये चलता है ना? अगर ये नहीं चलता इसका मतलब फ्रिक्शन इतना ज्यादा है, वो दूसरी साइड में लग रहा है। क्लियर? तो ये फ्रिक्शन का फोर्स अपने आप ऑटो एडजस्टेबल हो रहा है, अपने आप अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो नहीं चल रहा। मैंने इसको 101 G करा तो इधर मैक्सिमम कितना था? 100। तो ये क्या होगा? बॉडी चलना शुरू हो गई। या मैं कहूं 100 इधर मैक्सिमम वो कितना लग रहा था? इधर मैक्सिमम कितना लग रहा था? मैक्सिमम था सपोज करो 100 G, है ना? तो इधर भी लग गया 100 G। तो देखो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई ना, ये 100 G या 100 न्यूटन मान लो, 100 न्यूटन, 100 न्यूटन का फोर्स इधर लगा, 100 न्यूटन का फोर्स इधर लगा। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स इक्वल है। अगर मैं यहां से 100.1 भी करूंगा तो मैं क्या देखता हूं? ये बॉडी चलना शुरू हो जाती है, खिसक जाती है अपनी जगह से। 100 तक नहीं खिसकती, लेकिन 100.1 करते ही ये बॉडी विल स्टार्ट टू मूव। ठीक है, ये रिलेटिव मोशन आ गया। तो रिलेटिव जैसे ये चलना शुरू हुई, ये किस में चला जाएगा? काइनेटिक में। ठीक है, या तो ये बॉडी स्लाइड करेगी या तो ये बॉडी रोल करेगी, दोनों में से कोई एक काम करेगी। लेकिन 100 तक की बात करते हैं। 100 तक कैसा था? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब 100 तक क्या हो रहा था? अपने आप एडजस्ट हो रहा था। हम इधर लगा रहे थे, इस साइड में ऑटोमेटिकली लग जा रहा था फ्रिक्शन, तो वो क्या हो रहा था? ऑटो एडजस्टेबल फ्रिक्शन। ठीक है, लेकिन 100 जो वैल्यू है वो लास्ट वैल्यू है, लिमिट है किसकी? स्टैटिक फ्रिक्शन की। अगर 100 के बाद अगर हम और फोर्स लगाते हैं और फोर्स अप्लाइड करते हैं तो ये बॉडी चलना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब 100 हमारी क्या थी? लिमिट, यानी वो मैक्सिमम वैल्यू जिसके बाद बॉडी विल स्टार्ट टू मूव। वो वाला फ्रिक्शन क्या कहलाता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखो दोबारा से देखो, 1 से लेकर 100 तक ये बॉडी चली नहीं, इसका मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन था। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? 101 से लेके 100 तक, ठीक है, अपने आप ऑटो एडजस्ट हुआ कि नहीं हुआ? फ्रिक्शन अपने आप ऑटो एडजस्ट हुआ, चला नहीं, इसका मतलब उतना ही जोर लगा होगा। तो 100 क्या लिमिट थी? 1 लिमिट थी? नहीं थी। 2 लिमिट थी? नहीं थी। 50 लिमिट थी? नहीं थी, क्योंकि 50 के बाद भी गाड़ी चली नहीं। 100 लिमिट थी? हाँ 100 लिमिट थी। हमें कैसे पता चला 100 लिमिट थी? क्योंकि 100 से हमने जरा सा भी बढ़ाया तो बॉडी चलना शुरू हो गई। इसका मतलब 100 जो फ्रिक्शन था वो कैसा था? लिमिटिंग फ्रिक्शन था। इसकी साइड में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता था? 100, वो लग गया।
ठीक है, उससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं है। अब उससे ज्यादा अगर हम फोर्स बढ़ा देंगे तो इधर लगा 100, इधर लगा दिया मैंने 101, तो लगाने वाला फोर्स ज्यादा हो गया, है ना। तो कितना 1 न्यूटन के फोर्स से गाड़ी आगे चल जाएगी या ऑब्जेक्ट आगे मूव कर जाएगा। तो वो जो 1 न्यूटन का फोर्स था वो फोर्स हमारा अप्लाइड फोर्स हो गया, रिजल्टिंग हो गया, उसकी वजह से गाड़ी चली। तो हमारी लिमिट कहां पर आके लगी फ्रिक्शन की? 100 पर। तो जो 100 वो मैक्सिमम वैल्यू थी, आफ्टर बियॉन्ड इट इफ वी अप्लाइड द फोर्स देन बॉडी विल स्टार्ट टू मूव। तो वो जो लिमिट थी 100, वो क्या थी हमारी? लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद अगर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद और ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ऑटो एडजस्टेबल क्या होता है और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, दोनों समझ में आए या नहीं आए? आए या नहीं आए? आगे। पक्का? क्लियर? आगे चले? ठीक है। उसके बाद या जब गाड़ी चलेगी, अगर पहिए होंगे तो वो रोल करेगी, अदरवाइज वो अगर वैसी कोई चीज होगी तो वो ऐसे करके स्लाइड करेगी। जैसे ये चीज है, ये चीज कैसे करेगी? स्लाइड करेगी। और अगर ये ऐसे चौक हो गया, पहिया हो गया, तो वो ऐसे करके रोल करेगा ऐसे। ठीक है? क्लियर? अच्छा, अब तुमको ये समझ में आता, अब तुम ये सोच रहे होगे कि हम कैसे पता लगाएं कि हमारा फ्रिक्शन कितना है, राइट? फ्रिक्शन कैसा है, कैसे पता लगाएं? तो देखो, फ्रिक्शन का पता लगाने का क्या तरीका होता है, फ्रिक्शन को हम कैसे पता लगाते हैं। हमारे यहाँ प्रैक्टिकल भी होता है इसका कि हम कैसे पता लगाएं। हम क्या करते हैं, एक ऐसे करके सरफेसेस लेते हैं, कोई भी टेबल वगैरह हमने ले ली, ठीक है, और यहां पर हमने एक पुली लगा दी, पुली ऐसे पुली लगा दी भाई हमने, ठीक। और यहां पर हमने इस सरफेस के ऊपर ये एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक। इस ऑब्जेक्ट का कुछ मास है m। अब हमने यहां से धागा लिया, इस पुली के ऊपर होकर ऐसे लटका दिया और यहां पर हमने बाट रखने का एक जुगाड़ कर लिया। बाट, अच्छा, वेट m। अब मैंने यहां पर 100 रखा, 100 ग्राम। ये बॉडी नहीं चली। बॉडी किधर चलना चाहती है, इंटेंशन किधर है उसकी चलने की? देखो, ये इसको नीचे खींचेगी, इसका तो बॉडी इधर चलेगी, तो फ्रिक्शन का फोर्स किधर लगेगा? इधर, ठीक है, दोनों सरफेसेस के बीच में, ठीक। हमने यहाँ पर 100 और रख दिया, अभी भी नीचे। वो कितना है? कुछ भी हो सकता है, मास है, मान लिया हमने कुछ मास है, क्योंकि यहाँ पर तो जी भी काम करेगा ना। ओके, अभी भी नीचे चला, इसका तो फोर्स इधर और बढ़ गया। मैंने यहाँ 500 ग्राम रख दिया, 500 ग्राम, ठीक है, अभी भी नहीं चली। अब मैंने यहाँ पर 500 ग्राम के बाद 1 ग्राम और रखा, 1 ग्राम। जैसे ही मैं देखता हूं 1 ग्राम रखा, इस बॉडी ने चलना शुरू कर दिया। ये बॉडी अब यहां से यहां आ गई, तो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना था? 500, 200, 700 ग्राम, है ना, 700 ग्राम। तो फोर्स कितना हो गया? फोर्स इक्वल टू mg, m कितना है? 700 ग्राम, तो 0.7 किलोग्राम, तो 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना हो गया? 7 न्यूटन। तो फ्रैक्शन एमजी होता है। यस सर, 7 न्यूटन क्या हो गया? फ्रिक्शन हो गया। कौन सा फ्रिक्शन हो गया? लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया, है ना, क्योंकि 700 तक चली नहीं थी वो, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की कैलकुलेशन हो गई, राइट? ओके। उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन की कैलकुलेशन करनी हो तो 701 ग्राम हो गया, 0.701 ग्राम हो गया, 1 किलोग्राम हो गया। अब m निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? दिस इज फ्रिक्शन काइनेटिक, कैसे निकालेंगे? m g, m की वैल्यू 0.701 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो 7.01। यहां से स्टार्ट हुआ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब जैसे जैसे मास यहाँ पे हम m बढ़ाते जाएंगे उतनी तेजी से चलना शुरू कर देगा। लेकिन हमको निकालना क्या था? हमको निकालना था लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है या स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिट वैल्यू थी वो कितनी थी? 7 न्यूटन। तो इस तरह से करके हम किसी बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, और हम प्रैक्टिकल में निकालते भी हैं। हमारे पास एग्जाम में भी इस तरह के प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं।
ये चीज समझ में आई कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है भाई, ठीक है, फ्रैक्शन किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो एक सरफेस है बहुत चिकनी, ठीक है, उस सरफेस पर आप आराम से चल लेते हो, लेकिन अगर उसी सरफेस पर साबुन का या सर्फ का पानी फैला दिया जाए, फिर आपसे कहा जाए आप चलो, तो जूते पहन के चप्पल पहन के चल लोगे उस पे? आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं रपट जाऊंगा। इसका मतलब वहां वैल्यू फ्रैक्शन की कम हो गई, क्योंकि हमको चलने के लिए भी जमीन के बीच में फ्रैक्शन चाहिए। फ्रैक्शन हम बोलते हैं फ्रैक्शन इवल है या फ्रेंड है। तो फ्रैक्शन साइंस का कोई भी फिनोमिना ना हमारे लिए बेकार होता है, ना हमारे लिए अच्छा होता है, ना हमारे लिए दोस्त होता है, ना हमारे लिए दुश्मन होता है। उसको यूज करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे टायर, तुम देखो किसी ट्रैक्टर का तुमने देखा होगा, टायर कीचड़ा फंस जाता है और वो उसमें रेस लगाता है और टायर वहां की वहीं घूम रहा है, देखा कहीं ऐसा? टायर चल नहीं पाता, क्यों? क्योंकि वहां फ्रिक्शन क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। फिर वो वहां पे ईंटे वींटे लगा करके तब वो चलता रहा, इसको फ्रिक्शन बनाया जा सके। तो वहां फ्रिक्शन हमारा क्या हो गया, दोस्त हो गया कि दुश्मन हो गया, फ्रेंड हो गया, क्योंकि बिना फ्रिक्शन के हम भी नहीं चल सकते। अगर हमारे और सड़क पैर के बीच में और सड़क के बीच में फ्रिक्शन खत्म हो जाए, चलना तो क्या हम खड़े भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो फ्रिक्शन हमारा यहाँ पे फ्रेंड है, लेकिन देखते हैं हमारे जूते घिस जाते हैं, हर बार हमें महीने 2 महीने 6 महीने में साल भर में जूते बदलने पड़ते हैं, चप्पलें बदलनी पड़ती हैं, टायर बदलने पड़ते हैं। उन लोगों के लिए तो फ्रिक्शन कैसा है, बेकार है। तो फ्रिक्शन किस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि फ्रिक्शन को हम कैसे यूज कर रहे हैं, हमारे लिए अच्छा भी है और हमारे लिए खराब भी है। ओके, अब फ्रिक्शन इसका मतलब, एक तो तुमने चिकनी सरफेस पर आपने पानी फैला दिया सर्फ का, और एक ईंट वाला खर्जा हो उस पर तुमने सर्फ का पानी फैला दिया, वहां कुछ होगा नहीं होगा, वहां रपटेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां फ्रिक्शन ज्यादा है। इसका मतलब फ्रिक्शन किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस, कि सरफेस कैसी है, ठीक है। तो अब हम ये किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ये चीज हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ फ्रिक्शन में। लॉ ऑफ फ्रिक्शन, तो लिखो लॉ ऑफ फ्रिक्शन। नंबर 1, friction is depend upon, friction is depends upon, number 1, nature of surface in contact, ठीक है। किस तरह की सरफेसेज है उसकी नेचर पर डिपेंड करता है, रफ सरफेस है या स्मूथ सरफेस है। दूसरी चीज, फ्रिक्शन इज ऑलवेज directly proportional to the normal reaction, नॉर्मल रिएक्शन। अब ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, देखो हमने एक बॉडी ऐसे करके ली, इस पर हमने एक बॉडी रख दी, इस बॉडी का मास m है, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, अभी नहीं पढ़ा लेकिन 9th में तो पढ़ा है हमने। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, देयर इज ए एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जितनी एक्शन होगी उतनी ही रिएक्शन होगी। तो इसका एक्शन किधर होगा, आंसर नीचे की तरफ, दिस इज mg, ऊपर से नीचे mg, राइट। तो ये हमारी एक्शन हो गई। अब इसके अगेंस्ट क्या होगी, रिएक्शन, तो अगेंस्ट होगी ना, तो बिल्कुल इसके ऊपर, तो यहां से ऐसे करके ये हो गई रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं इसको। एन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन।
क्यों बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन? क्योंकि ये जिस सरफेस पर भी है उसके ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होती है और ये भी हमेशा नीचे की तरफ कैसा होगा? परपेंडिकुलर। तो ये एक्शन हो गई, ये रिएक्शन हो गई। अब देखो हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया ऐसे F, तो फ्रिक्शन का फोर्स किधर लगा? इधर, ठीक। तो फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, यही लिखा गया है। तो फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन आ जाएगा, वेयर म्यू इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो यहां पर क्योंकि जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो n किसके बराबर है भाई? यहां पर mg के बराबर है, ठीक है। तो यहां पर आप इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो? mg। समझ में आ गया? तो यहां पर हम इसको किसके बराबर लिख सकते हैं? म्यू mg, ऐसे भी लिखा जाता है। n को कहते हैं बेटा n को, n इज द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। किसी बुक में हो सकता है तुमको ये r से लिखा हुआ मिले, लेकिन हमारी एनसीईआरटी बुक में n लिखा है, इसलिए हम n से ही डिनोट करेंगे। n इज ए नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आया? ठीक है, फटाफट से इसे करो फिर आगे करते हैं। देखो अब ये बुक है मेरे पास, इस बुक का कुछ मास है m, ठीक। मैंने इस बुक को ऐसे करके रखा और ऐसे करके फोर्स लगाया, तो कुछ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, ओके। अब मैंने इस बुक को ऐसे करके रखा, ध्यान से देखना, ऐसे ऐसे था अभी, अब ऐसे करके रखा। अब फोर्स लगाऊंगा तब भी कुछ फ्रिक्शन होगा, ओके। पहले ऐसे था, अब ऐसे है और अब ऐसे रख रहा हूं, ठीक है, ठीक है। अब मैं ऐसे करके फोर्स लगाता हूं तो कुछ फ्रिक्शन होगा। बताओ तीनों कंडीशन में फ्रिक्शन की वैल्यू कम ज्यादा कहां पर होगी? बराबर होगी, है ना? क्यों होगी बराबर? वो तो वेट सेम है, मास। हाँ, क्योंकि मास सेम है। तो फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मास के। किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है? एरिया इन कांटेक्ट के, ठीक है। एरिया इन कांटेक्ट, ऐसे रखा, ऐसे रखा, ऐसे रखा, एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो लिख लो थर्ड पार्ट, क्या लिखोगे इसका? थर्ड पार्ट, थर्ड, force of friction, force of friction is independent, स्वतंत्र, हाँ स्वतंत्र, of area in contact. It is depend only the mass m के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लिख लिया? इरेज करो। इसके बाद एक चीज और देखो भाई, मैं तुम्हें तीन चीजें दिखाऊंगा यहाँ पर, उन तीन चीजों को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, हमें बहुत जरूरत पड़ेगी इनकी आगे जब हम न्यूमेरिकल्स वगैरह निकालेंगे या वैसे भी। ये तीनों चीजें बड़ी आराम से बदलती रहती हैं, बहुत प्यार से बदलती रहती हैं। वो क्या है देखो, हमने एक बॉडी ऐसे ली, ये सरफेस पर एक बॉडी हमने रखी ऐसे करके, इधर की तरफ फोर्स लगाया F, इधर की तरफ फ्रिक्शन लगा, फ्रिक्शन। इस बॉडी का मास नीचे की तरफ था mg और नॉर्मल रिएक्शन थी ऐसे। नॉर्मल रिएक्शन मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए होगी, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, ओके। दूसरा, हमने एक ऐसे भी तो सरफेसेज हो सकती है, ऐसे सरफेस हो, ठीक, ऐसे सरफेस है और इस सरफेस पर ये बॉडी रखी हुई है, इसका मास भी m है, ठीक। तो इसका ये mg किधर लगेगा? नीचे की तरफ mg, लेकिन इसकी नॉर्मल रिएक्शन किधर हो जाएगी? नॉर्मल रिएक्शन हमेशा उधर होती है जिधर बॉडी दबाती है ना किसी सरफेस को, उसके परपेंडिकुलर। ये वाली बॉडी किधर दबा रही थी? सरफेस को नीचे की तरफ, तो ये किधर हो गई?
ऊपर की तरफ। अब ये वाली बॉडी इस सरफेस को, इस वाली सरफेस पे रखी हुई है ना, इस सरफेस को किधर दबा रही है, ऐसे, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगी, ऐसे। समझ में आया? सरफेस को ये ऐसे दबा रही है, ऐसे, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगी, ऐसे। जिधर सरफेस को दबाया जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन होगी। क्लियर? अच्छा, ये वाला एंगल इस केस में अगर मैं थीटा मान लूं, आगे मैं बताऊंगा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाता है। ठीक, तो ये वाली चीज कितनी हो जाएगी, ये वाली, अगर इसको कंपोनेंट में तोड़ दे तो mg cos थीटा, और ये नीचे की तरफ कितनी हो जाएगी, mg sin थीटा। ठीक है, इस बॉडी को नीचे लेके आने का काम कौन करेगा, mg sin थीटा। अब हम फोर्स किधर लगा रहे हैं, आंसर है हम फोर्स लगा रहे हैं इधर, ऐसे, फोर्स ऊपर की तरफ, सॉरी फोर्स किधर लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ। ये हमारा फोर्स अप्लाइड है। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, आंसर है फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, दिस इज द फ्रिक्शन। ठीक, तो ये वाला फोर्स किसके बराबर है, इन दोनों फोर्सेस के बराबर है। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब यहां पर देखो नॉर्मल रिएक्शन, यहां नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगी, mg के। यहां नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगी, mg cos थीटा के। ठीक है भाई? ओके, यहां देखो एक ये सरफेस है, ये दीवार है ऐसे करके, ये बॉडी यहां लगा रखी है, और ये मैं ऐसे करके इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं F। अब बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन, इधर नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। वेयर इज द इंटेंशन ऑफ मोशन, नीचे। वेयर इज द इंटेंशन ऑफ मोशन, बुक गिव मी द बुक। देखो ये बॉडी यहां रखी हुई है, ऐसे दबा रखा मैंने फोर्स से, लेकिन इस बॉडी की जाने की डायरेक्शन किधर है, किधर जाना चाहती है ये, नीचे या ऊपर, नीचे नीचे। किधर जाना चाहती है, नीचे। नीचे। तो इंटेंशन ऑफ मोशन इधर है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर। ऑलवेज आइडेंटिफाई इंटेंशन ऑफ मोशन, कि ऑब्जेक्ट जाना किधर चाहता है। समझ में आया? नीचे की तरफ क्या लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है mg, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। तो ये वाली सरफेस है, देखो ये वाली सरफेस, इस वाली सरफेस को हम ऐसे दबा रहे हैं, तो दबाने के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है नॉर्मल रिएक्शन, तो इस डायरेक्शन में होगा नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो गई, फोर्स के, और फ्रिक्शन किसके बराबर हो गया, mg के। समझ में आया भाई, नहीं आया? अब यहां देखो, यहां फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा, फ्रिक्शन प्लस mg sin थीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स अप्लाइड। यहां फोर्स अप्लाइड किसके बराबर हो जाएगा, फ्रिक्शन के। तो ये कुछ चीजें हैं जो तुमको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है कि हमारे पास ये वाली बॉडी ऐसे समतल है, ये हमारी यहाँ पर बॉडी रखी हुई है, इसका मास m है, और मैं इस बॉडी को ऊपर खींच के ले जा रहा हूँ ना, अभी तो यस सर, है ना, तो अब मैं इसे ऊपर खींच के ले जा रहा हूँ, अब मैं इसे नीचे की तरफ आ रही है, तो देखो mg तो नीचे ही लगेगा, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। दिस इज mg cos थीटा, और नॉर्मल ऐसे हो जाएगा, है ना। फ्रिक्शन किधर लगेगा भैया, इधर फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर, और ये कितना हो जाएगा, mg sin थीटा। तो देखो ये mg sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर फ्रिक्शन के। ओके, समझ में आया ना? ये हम कहेंगे हम इस फोर्स को भी इधर लगा रहे हैं F, तो F अप्लाइड इक्वल टू फ्रिक्शन। अभी बॉडी देखो, हम देखते हैं बॉडी किधर आना चाहती है। इस वाले केस में हम ऊपर खींच रहे हैं ना, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की। ये जो कैलकुलेशन है ये किसके बेस पर है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बेस पर है। किसके बेस पर है, लिमिटिंग। लिमिटिंग का मतलब क्या है, ये बॉडी चलने के लिए तैयार है, ठीक है। अगर इस फोर्स से हम अभी यहाँ पर रुकी हुई है तो लिमिट वैल्यू है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अगर हम इस वैल्यू को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो ये बॉडी ऊपर की तरफ
चली जाएगी। इसका मतलब ये लिमिट वैल्यू है ऑफ द फ्रैक्शन। समझ में आ गया ना? तो ये सब कैलकुलेशन किस पर कर रहे हैं? लिमिट वैल्यू पर। अब ध्यान से सुनो, अगर ये वैल्यू हमने फोर्स और बढ़ा दिया, ये बॉडी ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गई, तो कौन सा फोर्स बड़ा हो जाएगा, ये या ये दोनों? क्या सर? अगर इस बॉडी को हमने ऊपर की तरफ खिसकाना शुरू कर दिया, है ना, तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा, इन दोनों का सम या ये? उसका बड़ा होगा। वो बड़ा होगा क्योंकि वो ऊपर की तरफ खींच के ले जा रहा है, इन दोनों पे भारी पड़ गया वो, है ना, दो नीचे की तरफ लग रहे हैं और एक ही ऊपर की तरफ खींच के ले जा रहा है, तो वो बड़ा है। तो ये अब हम फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? इस एफ अप्लाइड में से mg sin थीटा घटा देंगे तो फ्रैक्शन निकल आएगा। क्लियर? नहीं हुआ? हो गया ना? ऐसे ही यहां पर देखो, अभी ये लिमिटिंग वैल्यू है, तो लिमिटिंग वैल्यू एफ अप्लाइड प्लस mg sin थीटा इक्वल टू किसके है? फ्रैक्शन। ठीक है? तो ये 1 2 3 4 ऐसे पार्ट्स हैं जो तुमको ध्यान रखने हैं। घर जाके एक बार इनको पढ़ना, और इसमें कहीं पर कोई गड़बड़ हो